गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी एजुकेशन पॉइंट एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 9th 10th तथा हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस आप पा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का कृतिका का चैप्टर, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। देखो, हम सभी के जीवन में महिलाओं का विशेष योगदान महत्व होता है। हमारे जीवन की प्रेरणा स्वरूप होती हैं, हमारे जीवन का आदर्श होती हैं। लेकिन हर स्त्री कई अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों को लेकर हमारे जीवन में आती हैं, जो हमें नई सीख, संदेश और प्रेरणा दे जाती हैं। तो इसी प्रकार मृदुला गर्ग ने अपने जीवन में आने वाली, चाहे वो दादी नानी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, उन सभी का यहाँ पर वर्णन किया है। तो ये एक प्रकार का आत्मकथात्मक निबंध है। क्या है? आत्मकथात्मक निबंध है। आत्मकथा उन्होंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन निबंध के रूप में। निबंध अर्थ होता है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को बांध के रख लें। तो यहाँ पर इन्होंने अपने जीवन से जुड़ी प्रत्येक महिला का वर्णन किया है, उनकी विशेषता का वर्णन किया है। तो यहाँ पर एक पाठ सार के रूप में, समरी के रूप में हम चैप्टर को समझेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कृतिका से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और 3 चैप्टर हैं आपके, 3 में से आपको जो है 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं। तो इन क्वेश्चन की विशेषता ये होती है बच्चों कि इन प्रश्नों में एक तो आप चैप्टर से कंटेंट उठा के लिखेंगे, दूसरा आप इसमें वैल्यू बेस्ड इसमें जो है ऐड कर दिया जाएगा कि आपके अनुसार, जैसे माना पूछ लिया कि लेखिका की नानी का व्यक्तित्व कैसा था, आपके अनुसार क्या वो उचित है या नहीं है, या आप अपने अनुसार उनके व्यवहार को वर्णित कीजिए। इस प्रकार से आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण ऐसे चैप्टर में देखा जाता है, तभी वो 4 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे आप देखते हैं क्षितिज के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। क्षितिज के क्वेश्चन में फैक्ट पूछे जाते हैं, वहां पर आंसर आता है। लेकिन कृतिका में 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें। यहाँ पर मैं मेन कंटेंट जो जो यहाँ पर मुख्य रूप से दर्शाई गई चीज़ें हैं उनको बताऊंगी। वर्ड टू वर्ड लाइन नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी, पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक टॉपिक वाइज आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता चला कि मेरे संग की औरतें जो लेखिका हैं वो है मृदुला गर्ग, और ये एक आत्मकथात्मक निबंध है। कौन सी विधा में लिखा गया है? आत्मकथात्मक निबंध। तो सबसे पहले जो लेखिका है उनकी नानी के विषय में जानते हैं। लेखिका की जो नानी थी वो स्वतंत्रता प्रिय नानी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि नानी की कहानी सुनी थी, लेकिन देखा नहीं था। और जब देखा या जब उनके बारे में सुना तो असली मर्म समझ में आया कि हमारी नानी कैसी थी। तो नानी के विषय में बताते हुए लेखिका कहती है कि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियां नहीं सुन सकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियां लिखती है। तो लेखिका यह भी कहती है, चुटकी लेते हुए कहती है कि मैंने कभी अपनी नानी से कहानी नहीं सुनी। आपने भी बचपन में अपनी दादी नानी से कहानी सुनी होंगी, सुनते होंगे। तो वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सुनी, शायद इसीलिए मैं आज दुनिया को कहानी सुना रही हूँ। ऐसा मृदुला गर्ग स्वयं के लिए कहती है। परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रही। तो आपको एक विशेषता और पता चलती है, उनकी नानी कैसी थी? अनपढ़ थी और पर्दानशी महिला थी। पर्दानशी मतलब पर्दे में रहने वाली महिला थी। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से हुई, आप सभी जानते हैं। जब इनकी नानी की बात हो रही तो बहुत समय पहले की बात है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो इनकी जो नानी थी वो तो पर्दानशी अनपढ़ महिला थी, लेकिन इनकी शादी जो हुई विलायती रंग में रंगे एक व्यक्ति से हुई। जब उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। उन्होंने पति की जीवन शैली में ना उन्होंने उसमें एंटर हुई, ना उनका कभी विरोध किया। तो मतलब एक कह सकते हैं कि अनपढ़ और पर्दानशी अवश्य थी, लेकिन किसी के व्यक्तिगत व्यवहार में उन्होंने एंट्री नहीं मारी या उस पर उसका विरोध नहीं किया। परंतु जब अपनी मौत नजदीक देखी, कहते हैं ना पुराने समय के लोग इतने स्वच्छ साफ दिल के होते थे कि आप भविष्य में होने वाली घटनाओं का उनको पहले ही जो है भान हो जाता था, या हम कह सकते हैं उनको अनुभूति हो जाती थी। तो जब इनको लगा कि मेरी मृत्यु नजदीक है, तो जो स्त्री जीवन भर कुछ नहीं बोली, उन्होंने कहा कि मुझे, अपने पति से कहा कि मुझे आप अपने मित्र प्यारे लाल शर्मा जो क्रांतिकारी हैं उनसे मिलवा दीजिए। अब देखिए, जो स्त्री पर्दा में रही इतने जीवन भर, जिसने किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में या कोई भी बात अपनी नहीं रखी, वो अंत समय में उनके अपने पति के मित्र प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। तो इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए। नानी ने प्यारे लाल शर्मा से जो कहा कि उनकी लड़की के लिए
होने वाला वर कोई क्रांतिकारी हो, अंग्रेज साहबों का फरमानदार नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने नाना जी का जो व्यवहार था, नाना जी तो विलायती रंग में रंगे हुए थे, लेकिन वह चाहती थी कि मेरी पुत्री का विवाह किससे हो, एक क्रांतिकारी से हो। तो ना चाहते हुए भी, या हम कहें कि ना उन्होंने कोई डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट करे बिना, है ना, प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता करे बिना उन्होंने देशभक्त होने का अपना प्रमाण दिया। तो उनकी इस इच्छा में उनके आज़ाद ख्यालों का अनुमान हमें लगता है, और ये लगता है कि उनके लिए क्रांतिकारी की तरह अंकिचन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीवन जीने से बेहतर था। वो अच्छा मानती थी कि क्रांतिकारी जीवन अच्छा होता है, कि आप किसी पर निर्भर रहें, इससे अच्छा है कि आपके पास कुछ ना हो तब भी सही है। तो अपना वो विलायती जीवन में उन्होंने उनके जो पति थे, नाना जी थे, वो विलायती जीवन में थे, लेकिन उनकी दिली इच्छा थी कि उनकी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से। तो ये था नानी का जो अगर उनके मेरे संग की औरतें में पहली औरत जो थी उनके जीवन में, जिनके विषय में उन्होंने यहाँ पे बताया है, वो थी उनकी नानी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये है नानी और ये है प्यारेलाल शर्मा जो क्रांतिकारी हैं। आप पीछे देखेंगे नाना जी विलायती सूट में है ना, देखेंगे आप, कोट पैंट पहना है, टाई पहनी है, जबकि प्यारेलाल शर्मा धोती कुर्ता और टोपी में है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने कहा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन इस कारण उनकी जो पुत्री है, यानी कि लेखिका की माँ का विवाह किससे हुआ, क्रांतिकारी युवक से हुआ। अब आते हैं लेखिका की माता के ऊपर। लेखिका की माता का वैवाहिक जीवन कैसा था। लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। आप सभी जानते हैं उस समय आज़ादी के लिए लड़ना एक अपराध माना जाता था, क्योंकि शासन जो था अंग्रेजों का था। उसके पास पुश्तैनी धन भी नहीं था, जिस प्रकार नाना जी धनी थे वैसा धन नहीं था। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। देखिए, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य को नई चीज़ें, नए गुण सिखाती हैं। तो कुछ तो इच्छा से सीखता है, कुछ परिस्थिति से सीखता है। तो यहाँ पर लेखिका की जो माँ है वो परिस्थिति से, गांधी जी और अपनी माँ के विचारों से प्रभावित होकर उन चीज़ों को अपनाती है। वे शरीर से बहुत दुबली हैं, अगर उनकी बात करें, वो शरीर से बहुत दुबली हैं, कमज़ोर हैं, और उनके लिए खादी की साड़ी को संभालना बहुत दूभर होता है, मुश्किल होता है। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी। लेखिका की माँ अपने ससुराल में पूरा रौबदाब था। उसके प्रमुख 2 कारण थे। पहला तो ये था कि जो लेखिका की माँ है, उनके जो पिताजी हैं वो क्या है, अंग्रेज भक्त हैं, तो उनका दबदबा था। तो ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेजों से प्रभावित थे। भले ही उनका लड़का खाली जेब क्रांति करता रहे, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिरफिरे लड़की की क्रांतिकारी पत्नी का होना परी कथा सा रोमांच पैदा करता था। दूसरा कारण था कि लेखिका की माँ की शख्सियत बहुत प्रभावी थी। वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार वाली महिला थी। उन्होंने घर के सामान्य कामकाज भी करने को नहीं कहे, उन्हें कोई नहीं कहता था। उनकी तो सलाह भर ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर इस तरह निभाया जाता था। उनकी सास ही नहीं, जेठानियाँ और स्वयं पति भी उनकी घर गृहस्थी का काम खुद संभाल लेते थे। तो ये थी लेखिका की माता, जो एक सामान्य माँ से बिल्कुल हटके हैं, घर का कोई काम खास करती नहीं है। लेकिन वो कैसी हैं, वो उनकी जो शख्सियत प्रभावित इसलिए है क्योंकि वो ईमानदार हैं, ठीक है, निष्पक्ष हैं, वो किसी की बात को सबके सामने जाहिर नहीं करती। अगर उनकी माँ के विशिष्ट व्यवहार की बात करें तो लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून बहुत था, किंतु वे उसे अपने ही आज़ाद ख्यालों में निभाती थी। देखो, जैसे नानी ने अपनी आज़ादी, देशभक्ति का प्रेम कैसे दिखाया, अपनी पुत्री का विवाह क्रांतिकारी से करके, वैसे ही जो लेखिका की माँ थी वो क्या करती थी, वो अपनी आज़ादी का जुनून अपने व्यवहार से, ख्यालों से दिखाती थी। वे आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने ना तो कभी बच्चों को लाड़ प्यार किया, ना खाना पकाया, ना घर बार संभाला। उनका प्रमुख कारण यही था कि उनकी इन कामों में अरुचि थी। दूसरा कारण था बीमारी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में बीतता था। घर के हिसाब से कुछ भी काम न करने पर भी कोई उनका नाम नहीं रखता था, कोई उनको नाम नहीं रखता था, सब उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। इसके 3 कारण थे। एक तो साहबी खानदान का होना, क्योंकि नाना जी अंग्रेज भक्त थे, भाई वकील थे, कभी झूठ नहीं बोलती थी। सबसे बड़ी बात देखिए, हम सत्यवादी अगर हैं तो समाज में हमारा सम्मान होगा, हमारी बात पे लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि हम कभी झूठ नहीं बोलते। और सबसे बड़ी बात, एक की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट नहीं करती थी। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिल जाएगा जो हमारी बात को खुद तक सीमित रखेगा, तो उससे हम अपना दुख, दर्द, खुशी सब कुछ बयां कर
सकते हैं। तो ये थी लेखिका की माँ की विशेषताएं। नानी की विशेषता हो गई, लेखिका की माँ की विशेषता हो गई। थोड़ा और इसमें जानते हैं। तो इन कारणों से घर वाले तथा बाहर वाले सब उनका सम्मान करते थे। वे अपने बच्चों की दोस्त थी। हाँ, मातृत्व की कमी को पिताजी पूरा कर दिया करते थे, क्योंकि पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर हम बात करते हैं तो लेखिका के घर में निजता को प्रोत्साहन दिया गया था। निजता मतलब हम कहते हैं ना कि आजकल हम बात करते हैं कि बच्चों को क्या मिलना चाहिए, मी टाइम मिलना चाहिए या उनको प्राइवेसी मिलनी चाहिए, इसका हम जिक्र करते हैं। तो उस समय जब आज़ाद देश नहीं हुआ था, तब की बात है कि लेखिका के घर में सभी को निजत्व की छूट थी। निजत्व मतलब अपना, मतलब कहते हैं ना अपना कॉर्नर एक अपने तक सीमित रखने की आज़ादी थी। कैसे थी? किसी एक की चिट्ठी आती तो दूसरा उसको नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इसी छूट के कारण लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में आ गए। ठीक है, लिखने के लिए भी आपको क्या होना चाहिए, घर में आपकी कोई निजता में इंटरफेयर ना करे, कोई उसमें घुसे ना, तो आप क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये निजता की वजह से उनके घर में सभी लोग लगभग 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में आ गए। अब है लेखिका की परदादी का रहस्य। हमने लेखिका की नानी के बारे में पढ़ा, लेखिका की माता के विषय में पढ़ा। ठीक है, लास्ट में एक बार हम रिकॉल जरूर करेंगे। अब है लेखिका की परदादी का रहस्य। इनके भी एक किस्से हैं। लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। अब लीक से हटकर क्या होता है, माना हम लोग सुबह उठते हैं तो कोई शाम को उठ रहा है, समझ, ये लीक से हटना है। जो नियम हमारे सामाजिक नियम है उनसे हटकर चलना लीक से हटना कहलाता है। उसने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़का ना होकर लड़की हो। बच्चों, ये बात तब की है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। आप सभी जानते हैं कि स्त्री जाति, नारी जाति या बालिका या भ्रूण हत्या, आप सभी जानते हैं किस प्रकार से होता था। तो उस स्थिति में, उस समाज में भी जो परदादी थी वो लीक से हटकर काम करती है और क्या कहती है, वो मंदिर में मन्नत मांगती है कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा जो है वो लड़का ना होकर लड़की हो। तो उन्होंने इस अपनी मन्नत को मांगा ही नहीं, भरे समाज में घोषणा भी कर दी और हर रोज मंदिर में जाकर इस मन्नत को दोहराया करती। इसका कोई कारण किसी को समझ में तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने भी अपने मुंह से कभी नहीं बताया। इसलिए आज तक उनकी मन्नत रहस्य बनी हुई है कि उन्होंने ऐसी मन्नत क्यों मांगी। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुनते हैं, है ना। जैसे हमारे घर में जो सयाने होते हैं वो हमको इस प्रकार से भगवान जी के विषय में बताते हैं, इस प्रकार से कि बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान रुष्ट हो जाते हैं, ऐसे बैठ के पूजा करनी चाहिए, इस प्रकार नहाना चाहिए, इस प्रकार की बातें करते हैं। जैसे लगता है कि भगवान से उनकी वार्तालाप होती रहती है। इसी प्रकार लेखिका भी कहती है कि उनको देखकर हर कोई कहता था कि भगवान इनकी सुनते हैं। सो यही हुआ, घर में पहला शिशु क्या हुई, लड़की हुई। और भगवान इस अद्भुत इच्छा से शायद इतना घबरा गए, एक ही नहीं बल्कि एक के बाद 5 कन्याएं जन्मी। यानी कि जो लेखिका है वो 5 लड़कियां हुई। ठीक है, तो वो लेखिका चुटकी लेते हुए, मजाक करते हुए कहती हैं अपने आत्मकथात्मक निबंध में कि दादी की बात को इतना मान लिया गया कि उनकी 5 बहनें हो गई। अब दादी का ही एक किस्सा है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, चोर का हृदय परिवर्तन, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, चोर का हृदय परिवर्तन में बात करेंगे कि वो एक चोर, अब देखो ये है चोर वाली घटना। ठीक है, ये दादी है, ये चोर है। अब ये इसका किस्सा पढ़ते हैं। लेखिका की माँ का प्रभाव इतना था कि एक चोर भी लेखिका की दादी माँ का इतना प्रभाव था कि चोर भी उनके सामने पकड़कर भला इंसान बन गया। कैसे हुआ, एक रात में घर के सारे मर्द बारात में गए थे। वही पहले क्या होता था कि पुरुष बारात में जाते थे, महिलाएं घर पे रहती थी और रतियाली करते थे, स्वांग करते थे। ठीक है, तो सारी औरतें सज धज कर रत जगा कर बना रही थी। नाच गाने और ढोलक के शोर में एक चोर घुस गया। संयोग से वह उस कमरे में जा घुसा जहां शोर से बचने के लिए लेखिका की दादी सोई हुई थी। तो चोर के पांव की आहट से दादी माँ की नींद खुल गई। दादी माँ ने पूछा, कौन? चोर बोला, जी मैं। दादी माँ ने कहा, पानी पिला। अब कोई आपके घर में चोर आए और आप उसे सामान्य तौर पर कहें कि पानी पिला, यह कहकर उसने अपना खाली लोटा चोर को पकड़ा दिया। चोर घबरा गया और बोली, पर देख कपड़ा कसकर बांधियो, कर तरीके से छानियो। पहले क्या होता था, पानी की शुद्धता, पानी में इतना पोल्यूशन नहीं था, तो पानी को सिर्फ पानी से घास पत्तल हटाने के लिए उसको छाना जाता था और उसी प्रकार पानी शुद्ध होता था, क्योंकि उस प्रकार ना फैक्ट्रियां थी ना इतना प्रदूषण था, तो पानी साफ रहता था। यह सुनकर चोर घबरा गया। उसने सोचा कि माँ ने उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा और कमर में बंधी रखी भांग देख ली। जैसे हम क्लोरोफॉर्म सुखाते हैं ना, सुखाते हैं बेहोश करने के लिए, उसी प्रकार भांग उसने रखी हुई थी बेहोश करने के लिए। माँ ने फिर कहा, जल्दी पानी ला। चोर बोल पड़ा, पर मैं तो चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? दादी माँ ने कहा, तेरे और भगवान के सिवा कौन है यहाँ जो पिलाएगा? चोर ऐसा सकबकाया कि पानी भरने चला गया और पकड़ा गया और उसने चोरी छोड़कर खेती करना
अपना लिया। अब कैसे अपना ले देखो, क्योंकि यहाँ पर वो कहती हैं, दादी कहती हैं कि ये देखिए यहाँ पर देखिए, दादी कहती हैं कि तू पानी लाया और मैंने तेरा लाया हुआ पानी पी लिया, अब हम माँ बेटे हो गए। तो देखिए सामान्यतः हम मार्केट में देखते हैं, समाज में देखते हैं, जब कोई चोरी करता पकड़ा जाता है तो हम उसको बिना बात के ही, बिना पूछे बिना जाने उसको बहुत पीटना स्टार्ट कर देते हैं। इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि वो उसके अंदर एक गुस्सा भर जाता है। और आपको क्या लगता है, क्या जेल जाने के बाद किसी में सुधार आता है? अगर ऐसा होता तो हमारे जेलें इतनी भरी हुई नहीं होती। जो व्यक्ति अंदर चोरी के जुर्म में जाता है वो बाहर निकलकर मर्डर भी कर देता है। तो वो आदत, उसमें सुधार, हृदय परिवर्तन कैसे होगा? वो प्रेम से होगा। ठीक है, तो वही हुआ और चोर का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने चोरी करना छोड़कर जो है खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो ये था परदादी का किस्सा। अभी तक हमने तीन स्त्रियों के बारे में पढ़ लिया है, लेखिका की नानी, लेखिका की माँ और लेखिका की परदादी। अब आते हैं लेखिका पर अपने पूर्वजों का जो प्रभाव पड़ा उस पर देखते हैं। भाई हम, हमारे घर में जो सब होता है उससे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो लेखिका माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई, क्योंकि खुद उनकी माँ ने कभी घर के काम नहीं किए थे। वह नानी के कारण देश की आज़ादी के मामले में रोमानी रही, क्योंकि उनकी नानी इतनी बड़ी देशभक्त थी कि मरते मरते अपनी बेटी का हाथ एक स्वतंत्रता सेनानी के हाथ में दे गई। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया तो दुर्योग से लेखिका को टाइफाइड था, है ना। दुर्योग मतलब बड़ा बड़ा दुख की बात है कि जिस समय देश आज़ादी मना रहा था 1947 को, इस समय इनको टाइफाइड का बुखार था। डॉक्टर ने जश्न में जाने से मना कर दिया। डॉक्टर उनके नाना के मित्र थे और नाना से भी बढ़कर थे। लेखिका जश्न में जाने के लिए खूब रोई, तड़पी। तब वो 9 वर्ष की थी, यानी कि 1947 में लेखिका कितने साल की है? 9 साल की है। लेखिका को उसके पिता ने ब्रदर्स कारामजो नामक उपन्यास पकड़ा दिया। देखिए आज सारे बच्चों के हाथ में फ़ोन है, पेरेंट्स कुछ काम करते हैं या बच्चों को इंगेज रखना चाहते हैं या अपने से दूर रखना चाहते हैं, डिस्टर्ब ना हो ये चाहते हैं, तो बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देते हैं। अब फ़ोन से बच्चे क्या सीखते हैं आप सभी जानते हैं, आप खुद जानते हैं। तो लेकिन इसके पिता ने, लेखिका के पिता ने अपनी लड़की को क्या दिया? कारामजो उपन्यास दिया, ब्रदर्स कारामजो उपन्यास, नोवेल पढ़ने को दिया। लेखिका को किताबें पढ़ने की सनक थी, अतः जब उसने अपने पिता से, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जब उसने पिता से उसको नोवेल को पाया तो उसने उसको पढ़ा और उसमें पढ़ा कि उस पर बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं लिखी थी। लेखिका के मन में उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने एक अध्याय तो पहली बार में ही याद कर लिया। लेखिका के सारे लेखन पर यह प्रभाव छा गया। उनकी कहानियां हैं जैसे जादू का कालीन, नहीं, 3 किलो की छोरी, कट गुलाब, इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो लेखिका की पूर्वजों का लेखिका पे बहुत प्रभाव पड़ा। उनके पिताजी ने जो नोवेल पढ़ने को दिया, उनकी नानी जो देशभक्त थी, उनकी माँ जो स्वावलंबी थी, आत्मविश्वासी थी, ठीक है, स्वाभिमानी जीवन जीती थी, उनका प्रभाव पड़ा। अब है लेखिका के भाई बहन, हमने बात की थी 5 बहनें थी, तो उनके विषय में पढ़ते हैं। शायद परदादी की मन्नत के कारण लेखिका और उसकी चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई, क्योंकि भाई जो चीज़ हमें बिना मांगे मिलती है उसकी हमें कदर नहीं होती, लेकिन जिसको हम मांगते हैं, जिसका हम बहुत इंतजार करते हैं, उसकी बहुत कदर होती है। तो लेखिका की परदादी ने तो मन्नत मांगी थी, तो सारी लड़कियों को एक मन्नत रूप में देखा जाता था ना। किसी ने लीक पर चलने से इनकार कर दिया और उनकी सबसे बड़ी जो बहन थी, बड़ी बहन थी, उसका नाम था मंजुला भगत। बड़ी बहन का नाम क्या है? मंजुला भगत, जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी। उन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया और प्रसिद्ध लेखिका बन गई। दूसरी कन्या थी मृदुला गर्ग, अर्थात लेखिका स्वयं। पहली है मंजुल भगत, दूसरी है मृदुला गर्ग। उन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम में जोड़ लिया। लोग हैरानी से पूछते थे कि उन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला। लेखिका कहती है कि नाम न बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए नहीं बदला। आपको क्या लगता है, जिसका नाम जिस प्रकार है, क्या वो उसी प्रकार व्यवहार कर रहा है या उसको उसी प्रकार के कर्म मिल रहे हैं? नहीं, नाम से नहीं, काम से इंसान का नाम बनता है। कहते हैं ना कि अगर नाम से आपको काम मिल रहा है तो कुछ ही टाइम तक मिलेगा, लेकिन आपके काम से अगर आपका नाम बन रहा है तो हमेशा बरकरार रहेगा। लेखिका की तीसरी बहन थी गौरी उर्फ चित्रा, जो लेखन नहीं करती थी। चौथी बहन थी रेणु, वो भी लिखती थी। पांचवी बहन थी अचला, जो अंग्रेजी में लिखती थी, तथा छोटा भाई राजीव हिंदी का लेखक था। इन चारों को इनका सारा खानदान पढ़ता है। लेखिका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके ससुराल वाले उसका लिखा नहीं पढ़ते, परंतु बाद में उसके लाभ भी पता चले। अब लाभ कैसे पता चले? अगर हमारे ससुराल वाले या हमारे ऐसे पक्ष के लोग जो हमेशा हमें शायद नकार दें, हमारा अपमान करें, अगर वो हमारे द्वारा लिखी गई किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो हमेशा उसमें नेगेटिव चीज़ ढूंढेंगे। तो उसने सोचा चलो अच्छी बात है कि नहीं पढ़ते हैं। अपने किस्म की रेणु, अब रेणु के विषय में बताते हुए लेखिका कहती है कि रेणु कैसी थी। ठीक है, अब रेणु कैसी थी? तो लेखिका की 2 बहनें जो लेखिका नहीं बनी, उसमें से सबसे अधिक स्वायत्त और दबंग थी रेणु।
वो अपने अनुसार जीना चाहती थी, जानती थी। गर्मियों में स्कूल के वापसी के समय उनके पिता उन्हें लिवाने के लिए गाड़ी भेज दिया करते थे, लेकिन अचला तो उसमें बैठ जाती थी, किंतु रेणु पैदल आती थी। वो कहती थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर करना सामंत शाही का प्रेम, मतलब ये दिखाना कि हम मतलब किसी सेठ घराने से हैं, ऐसा वो दिखाना नहीं चाहती थी। कौन? रेणु। इसी प्रकार बीए की परीक्षा देने के समय भी वो अड़ गई। बोली परीक्षा देने का फायदा क्या है बताओ, तभी जाऊंगी स्कूल। सभी ने अपनी अपनी तरह से समझाया। पिता ने कहा इससे नौकरी मिलेगी, शादी कर लोगी, लोग आपको इज्जत से देखेंगे, आदि आदि, किंतु नहीं मानी। जिद्दी थी ना, है ना, रेणु जिद्दी है। अंत में पिता ने आदेश दिया मैं कह रहा हूँ करो। देखो पहले क्या होता था कि माँ बाप के द्वारा कही गई बात को बच्चा हर किसी स्थिति परिस्थिति में मान ही लेता था। तो पिताजी ने कहा कोई कारण नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ इसलिए तुमको जाना होगा, इसे तुमको पढ़ना होगा या पेपर देने जाना होगा। तो अपने पिता का मान रखते हुए उसने पेपर दिए और बीए परीक्षा पास कर ली। वह सच बोलने में माँ से 2 कदम आगे थी। माँ सत्यवादी थी, हमने पढ़ा है, वो 2 कदम और आगे अपनी माँ से, इसलिए सब उनका सच सुनकर हंस पड़ते थे। आपको क्या लगता है, हम जो भी कॉमेडी सीरियल देखते हैं या कोई भी जोक देखते हैं उसमें व्यक्ति सच ही बोल रहा होता है और हमको सच वो इस तरीके से बोलता है कि हमें हंसी आ जाती है। हम हर कोई उतना सच सुनना नहीं चाहते, जबकि वो सच ही बोल रहा था। कभी आप किसी भी कॉमेडी या किसी भी जोक को ध्यान से सुनना, वो सच ही बोल रहा होता है ना। तो जब कोई उसे भेंट करता तो कहती, मतलब कोई अगर उसको इत्र भेंट कर रहा है, कोई परफ्यूम भेंट कर रहा है, तो वो सच बोल देती कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, है ना। वैसे तो ये बिल्कुल बात करेक्ट है कि परफ्यूम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी स्मेल है या जो भी अगर माना पसीने की बदबू या कुछ और है, उसको परिवर्तित करके खुशबू में बदल देना, है ना। काम क्या करता है, खुशबू तो फैलाता है। तो लेखिका कहती है मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो नहाती हूँ। अब आती है दबंग चित्रा। रेणु की तरह चित्रा भी है। लेखिका की तीसरे बहन की नंबर की जो बहन है चित्रा, वो भी दबंग है। वह मन में आई बात करके ही मानती है। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से अधिक ध्यान औरों को पढ़ाने में लगाती थी, इसलिए उसके अंक कम और शागिर्द के अंक ज्यादा आते थे। भाई शागिर्द माने होता शिष्य। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो अपना उद्धार नहीं कर पाते, अपने जुड़े हुए लोगों का उद्धार कर लेते हैं, उसी प्रकार ही चित्रा थी। शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी तो वो शिष्य करेगी। खुद लड़के को भी इस बात का पता नहीं था। समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और यह भी कह दिया कि वह जो सोच लेती है उसे करके ही दम लेती है। देखो कितनी दबंग है, जिस लड़के से शादी कर रही है लड़के तक को नहीं पता है कि मुझसे शादी कर रही है, और लड़के ने डर के मारे हाँ कहती है। परिणाम स्वरूप लड़के ने हथियार डाल दिया और शादी हो गई। सबसे छोटी बहन ने ठीक ठाक पढ़ाई की, पिता के चरण शादी की और वह लीक पर ही चलती प्रतीत हुई, परंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी लीक से विद्रोह किया और लेखिका बन गई। अब बात आती है दृढ़ संकल्प और स्वाभाविक गुण, जो सबका स्वाभाविक। अब देखो सब, अगर आप बहनें देखेंगे, माँ देखेंगे, लेखिका की नानी देखेंगे, परदादी देखेंगे, तो सब में एक कॉमन विशेषता है, वह है दृढ़ संकल्प। जो वो सोच लेती हैं वो करके रहती हैं। तो सभी बहनों में लीक से हटने का गुण रहा। घर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीके को किसी ने नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना काफी है। लेखिका शादी के बाद बिहार के, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, है ना, कि वो बिहार, वहां पर से विवाह करके बिहार आती है, यहाँ पर से, यहाँ पर देखेंगे। तो लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर पहुंचती। वहां देखती नर नारी की पृथकता इतनी हावी है कि पिक्चर में भी नर नारी अलग बैठते हैं। मतलब समाज में स्त्री और पुरुष को इस प्रकार देखा जाता था कि स्त्री पुरुष साथ नहीं बैठते थे। उसी डालमिया नगर में लेखिका ने कोशिश करके कुछ शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें। उन्होंने 4 साल तक कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। अब देखिए स्कूल में जो हम प्ले कराते हैं या स्पोर्ट्स होता है, देखो खेल का सबसे बड़ा फायदा बच्चों के लिए ये है, एक तो लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं, दूसरा वो ये भूल जाते हैं कि ये लड़का है या ये लड़की है। वो खेल में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथी बनते हैं। तो उसी प्रकार होता है प्ले। तो लेखिका ने देखा कि वहाँ स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे से शर्माते हैं या एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि वो उसे जानते नहीं। तो इसके लिए उन्होंने उन दोनों में एक समानता लाने के लिए वहाँ पे नाटक करवाए, नाटक में भाग दिलवाया और उससे जो उनको धन प्राप्त हुआ वो धन अकाल राहत कोष में भेजा। जैसे आप देखते हैं भी उत्तरकाशी में बड़ी आपदा आई है ना, जो ग्लेशियर फूटा उत्तरकाशी की धराली में, तो उसी प्रकार वहाँ भी अभी राहत कोष बनाया जा रहा है या लोग दे रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपने 1 दिन की जो है सैलरी वहाँ पर डाली है, इसी प्रकार और लोगों से भी जो है निवेदन किया है। तो इस प्रकार ये होता है राहत कोष में भेजना। अब उन्होंने कर्नाटक, जब वहाँ से कर्नाटक आई
लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बांगलकोट में पहुंची। वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहां वो अपने 2 बच्चों को पढ़ा सके। उसके पास वो कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वहां छोटे से सीमेंट के कारखानों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। बिशप ने कहा कि वह क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों के लिए भी शिक्षा योग्य होने की दलील दी। बिशप ने कहा, आप यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखिका गुस्सा खा गई। बिशप ने भी कहा, स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं। तो जब यहाँ बात आई, धर्म से संबंधित बात आई, तो लेखिका ने संकल्प किया कि वह एक अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोलेगा। देखो, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ त्रिभाषा सूत्र, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है, त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, तो वो त्रिभाषा सूत्र को उस समय मृदुला गर्ग सोच रही हैं और उन्होंने कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलाई। एक स्कूल खोला जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ सिखाई जाती थी और उससे कुछ सिरफिरे लोगों की सहायता से काम पूरा किया। उसके तथा अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। इस प्रकार लेखिका ने अपनी जिद को हर जगह पूरा किया, विशेषकर लेखन के मंच पर। अब बात करते हैं रेणु की एक जिद का किस्सा। हमने रेणु के विषय में आगे पढ़ा था, तो एक किस्सा और है उसका। ये किस्सा है जब लेखिका की जिद रेणु की जिद के सामने कुछ भी नहीं। रेणु की आदत क्या थी, देखिए ये वाला पैराग्राफ है, ये रेणु का पैराग्राफ है। ठीक है, तो रेणु की क्या जिद थी, जब 1950 में बहुत भयंकर बारिश आई तो दिल्ली के पास एक साथ 9 इंच बारिश हुई। पूरा नगर पानी से लबालब भर गया, कोई वाहन बाहर ना निकला, यातायात ठप पड़ गया। स्वाभाविक था कि स्कूल भी बंद हो गए होंगे, किंतु रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठान ली। देखिए, उस समय जैसे आज तो हम व्हाट्सएप में मैसेज कर दे रहे हैं कि आज छुट्टी है, डीएम के ऑर्डर के लिए छुट्टी है, ये है छुट्टी, तो आज हम व्हाट्सएप पे इतना अपडेट रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो उस समय स्कूल जाने की जिद ठान ली। घर वालों ने कहा स्कूल बंद होगा। बोली, आपको कैसे पता, आप बताओ कैसे पता आपको। आखिरकार वो बस्ता उठाकर स्कूल चल दी। जब उसने स्कूल जाके चौकीदार देखकर दंग रह गया, तो घर आने पर सबने कहा, हमने तो पहले ही कहा था। तो रेणु बोली, स्कूल बंद था तुम वापस आ गई, उसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। वो तो वही कहना चाहती थी कि स्कूल बंद है या नहीं है वो तो मैंने वहां पर जाके देखा, आपका कहना कहाँ से आ गया। तो ये थी रेणु की जिद, जब 1950 में घनघोर बारिश में भी वो स्कूल जाती हैं। लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु के अकेले स्कूल जाने से कितना रोमांच हुआ होगा। सचमुच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। जैसे लेखिका ने यहाँ पर 2 काम किए, एक बिहार के डालमिया में लोगों को नाटक में भाग देकर स्त्री पुरुष का भेद हटाया, दूसरा बांगलकोट में, है ना, कर्नाटक के बांगलकोट में अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ का एक स्कूल खोला, मान्यता दिलाई और इस प्रकार बड़े अच्छे काम किए। तो अकेले चलना भी, अच्छे काम करना भी अपने आप में जो है बहुत अच्छा महत्व दिखाता है। तो अगर मैं चैप्टर की रिवाइज की बात करूं बच्चों, तो हमने इसमें देखा सबसे पहले नानी के विषय में जाना। नानी स्वतंत्रता सेनानी है, अनपढ़ है, पर्दानशी है। कभी उन्होंने नानाजी के जीवन पर जो है इंटरफेयर नहीं किया, उनमें रोक टोक नहीं की, कभी उसके खिलाफ नहीं गए। लेकिन मरते समय जब उन्होंने देखा कि मेरा अंत समय है, तो उन्होंने देशभक्ति दिखाते हुए अपनी पुत्री का विवाह एक देशभक्त से करवाया और बोला किससे, अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से। ठीक है, उसके बाद बात आती है माँ की। माँ का सब सम्मान, आदर सम्मान करते थे। वो सबकी बातें गोपनीय रखती थी, वो सच बोलती थी, ईमानदार थी और किसी से झूठ नहीं बोलती थी, है ना, इस प्रकार था। और तीसरा हमने पढ़ा परदादी का किस्सा। परदादी की वजह से चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। परदादी ने लीक से हटकर मन्नत मांगी और इसके कारण लेखिका 5 बहनें हैं। तो ये सब चीजें हुई। उसके बाद हमने रेणु की जिद पढ़ी। रेणु की जिद पढ़ी और किसकी पढ़ी, चित्रा की जिद पढ़ी। ठीक है, चित्रा का जिद क्या थी कि उसने कह दिया मैं तो जिस लड़के से विवाह करूंगी तो करूंगी, और लड़के को भी उसी समय बोला। और जब जहां बात करते हैं रेणु की, तो रेणु का वो बरसात में जाने का किस्सा, ठीक है, एक ही किस्सा था। और वो कभी भी पिताजी के द्वारा भेजी गई गाड़ी में स्कूल से घर नहीं आती थी। और लेखिका की बात करें, लेखिका ने देखा कि दृढ़ संकल्प मेरे अंदर कैसे आया, तो उसने 2 काम किए। क्या काम किया, बिहार के डालमिया में वहां पर नर नारी की जो पृथकता थी, अलग अलग रहते थे, उनको एक करने के लिए नाटक में उनको प्रतिभा करवाया और उस पैसे को राहत कोष में दिया। दूसरा काम क्या करा, कर्नाटक के बांगलकोट में त्रिभाषा का, कौन कौन सी, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषा सिखाने वाला एक अच्छा खासा स्कूल खोला। तो ये था बच्चों चैप्टर मेरे संग की औरतें। आपने सभी ने देखा कि इसमें जितनी महिलाएं उनके जीवन में आती हैं, उनसे उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने चैप्टर में देखा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको दादी, नानी, माँ और लेखिका, रेणु और
कौन है दूसरी? चित्रा। इनमें से किसका व्यक्तित्व अच्छा लगा और आप अपने आप को किसका जैसा मानते हैं, या आपके जीवन में आपकी माँ है या आपके जीवन में कोई भी महिलाएं हैं, तो उसका कैरेक्टर या उसका पात्र इनमें से किस कैरेक्टर से मैच करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।